हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इकोनॉमिक्स की क्लास में। और आज इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं, जो टॉपिक है हमारा वो है रिटर्न टू फैक्टर। तो मैंने आपको बताया था होते हैं उत्पादन के जो नियम होते हैं उसमें दो तरह से हम इसको क्या है इक्विलिब्रियम को देख सकते हैं। एक तो हमारा शॉर्ट टर्म में होता है कारक के प्रतिफल, और एक लॉन्ग टर्म में होता है पैमाने के प्रतिफल, यानी कि रिटर्न टू फैक्टर, और लॉन्ग टर्म में रिटर्न टू स्केल। तो आज हम इस लेक्चर में बात करने जा रहे हैं रिटर्न टू फैक्टर के बारे में। रिटर्न टू फैक्टर का मतलब है कि शॉर्ट टर्म के अंदर हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो कुछ रिसोर्सेज फिक्स होते हैं और कुछ रिसोर्सेज वेरिएबल होते हैं। यानी कि उत्पादन करने के जो संसाधन हैं, कुछ साधन जो हैं वो परिवर्तनशील हैं और कुछ साधन जो हैं वो स्थायी हैं। तो स्थायी साधनों के साथ, यानी कि जो फिक्स फैक्टर है उनके साथ जब हम परिवर्तनशील वेरिएबल फैक्टर का यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से क्या है, जो उत्पादन में परिवर्तन आता है, इसी परिवर्तन को उत्पादन का नियम जो है वो कहा जाता है। और शॉर्ट टर्म के अंदर जो हम इसको हम कहते हैं वो कहते हैं हम इसको रिटर्न टू ए फैक्टर। तो एक तो ये शॉर्ट टर्म में है, दूसरा क्या है, इसमें कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं और कुछ फैक्टर क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, लैंड का क्या है, एक टुकड़ा है, ये क्या है, हमारे पास 1 हेक्टेयर जो है वो लैंड है। ये फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास। सेकंड जो फैक्टर है वो है हमारे पास लेबर, यानी कि श्रम। तो 4 यूनिट जो हैं वो हमारे पास किसकी हैं, 4 इकाइयाँ क्या है, श्रम की हैं। तो 4 श्रम की इकाइयों और क्या है 1 हेक्टर जो लैंड है, ठीक है, भूमि है, इन दोनों का यूज़ करके हमने क्या करना है, उत्पादन करना है। इसमें क्या होगा कि अगर हम उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या है, लैंड को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि लैंड जो है वो यहाँ पर क्या है, फिक्स्ड फैक्टर है। और जो लेबर यानी कि श्रम जो है वो क्या है, वेरिएबल फैक्टर है। इसको परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन जो भूमि है उसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते। भूमि जो है वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो इसमें एक खास बात यही होती ये भी होती है कि जब हम क्या है उन उत्पादन के बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उत्पादन के साधनों को बढ़ाएंगे। जैसे कि सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 1 हेक्टर लैंड और 4 यूनिट लेबर की यूज़ कर रहे हैं, तो इनका रेशो क्या है, 1:4। उसके बाद अगर हम उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं तो लैंड जो है वो तो क्या रहेगी, 1 रहेगी, और इसको हम क्या करेंगे, लेबर को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर अनुपात जो है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। उसके बाद हम उत्पादन को और बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, और बढ़ाने के लिए क्या है, वेरिएबल फैक्टर जो है उसको क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो रेशियो जो है वो फिर परिवर्तित हो जाएगा। तो इसकी ये विशेषता होती है, कारक का जो प्रतिफल है, ये रिटर्न टू फैक्टर है, उसका फीचर है कि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन में चेंज करना चाहते हैं वैसे वैसे क्या होता है, प्रोडक्शन के कुछ फैक्टर जो हैं उनमें हमें चेंज करना पड़ता है और कुछ क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। जिसकी वजह से हर बार क्या होता है, उत्पादन प्रोडक्शन के जो फैक्टर हैं उनका जो रेशियो है वो क्या होता है, चेंज होता जाता है। तो ये भी क्या है, इसका एक फीचर है। रिटर्न टू फैक्टर जो होता है उसमें हमें क्या है, 3 तरह की रिटर्न मिलती है। सबसे फर्स्ट जो रिटर्न मिलती है वो है इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर। सेकंड जो रिटर्न मिलती है वो कांस्टेंट, यानी कि समान प्रतिफल। और तीसरा जो मिलता है वो डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, यानी कि कारक के घटते प्रतिफल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें किस तरह से इंक्रीजिंग रिटर्न हमें मिलती है। इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब क्या है कि जब हम शुरू शुरू में फिक्स फैक्टर के साथ, यानी कि लैंड के साथ वेरिएबल फैक्टर यानी कि श्रम को बढ़ाते हैं, तो शुरू शुरू में जब हम एक फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हैं तो उत्पादन जो होता है वो बढ़ती दर से बढ़ता है, यानी कि पहले की तुलना में हर बार क्या है, कुछ ज़्यादा बढ़ता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, श्रम की इकाइयाँ हैं जो परिवर्तन वेरिएबल फैक्टर है, और दूसरा यहाँ पर लैंड जो है वो क्या है, फिक्स फैक्टर है। तो फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर का यूज़ करके हमने यहाँ पर क्या किया, कुल उत्पादन किया, टोटल प्रोडक्शन किया। तो ये जो टोटल प्रोडक्शन है ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 4, 10, 18, 28, 40। तो ये हर बार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन इसमें खास बात ये है कि ये हर बार कुछ पहले की तुलना में क्या है, ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे कि सबसे पहले क्या है, 4 से कितना हो गया, 10। तो यहाँ पर कितना इंक्रीज हुआ, 6 इंक्रीज हुआ। उसके बाद क्या है, 10 से 18 हुआ तो यहाँ पर कितना इंक्रीज हुआ, 8।
18 से 28 हुआ तो कितना हुआ 10, 28 से 40 हुआ तो कितना हुआ 12। यानी कि इसके बढ़ने की जो दर है वो क्या है, अधिक है। ठीक है, हर बार वो क्या कर रहा है, पहले से ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर वो होता है जिसमें सीमांत उत्पादन क्या है, बढ़ रहा होता है। सीमांत उत्पादन का मतलब क्या हुआ कि हर बार क्या है, कुल उत्पाद क्या है, पहले की तुलना में कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर। तो इसके डायग्राम जो है उसमें खास बात ये होती है कि टोटल प्रोडक्ट बढ़ती दर से बढ़ता है। तो मैंने आपको पहले भी, जब पिछले चैप्टर में जब हमने बात की थी, तो मैंने आपको बताया था कि जब टोटल प्रोडक्ट जो है वो बढ़ती दर से तब बढ़ता है जब क्या है, एमपी बढ़ रहा होता है। ठीक है, और टोटल प्रोडक्ट जो है वो घटती दर से तब बढ़ता है जब एमपी क्या हो रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो। तो यहाँ पर एमपी जो है वो क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, कुल उत्पाद यानी कि टोटल प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, बढ़ती दर से बढ़ेगा। बढ़ती दर से बढ़ना मतलब ऊपर की तरफ जाना, इस तरह से इसकी शेप जो है वो ऊपर की तरफ जा रही होगी। अगर ये एमपी है मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट है वो कम हो रहा होगा, तो ये जो है वो इस उसकी जो बढ़ने की दर है वो कम होगी, तो वो ये इस शेप में क्या है, बढ़ेगा। ठीक है, और अगर ये कांस्टेंट हो, मतलब क्या है, पैरेलल हो ओ एक्स एक्सिस के, तो ये क्या है, बिल्कुल सीधी दर से बढ़ता है, समान दर से बढ़ता है। तो यहाँ पर क्या है, ओ वाई एक्सिस पे क्या बताया गया है, टोटल प्रोडक्ट, और इधर क्या है, वेरिएबल फैक्टर बताए गए हैं। इसी तरह से यहाँ पर ओ वाई एक्सिस पे क्या दिखाया गया है, मार्जिनल प्रोडक्ट, और यहाँ पर क्या है, वेरिएबल फैक्टर दिखाया गया है। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है कि जो कारक के बढ़ते प्रतिफल है उसके क्या कारण होते हैं। मतलब शुरू शुरू में हमें क्या है, कारक के बढ़ते प्रतिफल क्यों मिलते हैं। तो उसका कारण ये है कि जब भूमि के एक टुकड़े पर हम क्या है, एक व्यक्ति को काम पे लगाएंगे तो उत्पादन कम होगा, और जैसे जैसे हम क्या है, एक दो तीन उनको बढ़ाते जाएंगे तो प्रोडक्शन जो है वो बढ़ता जाएगा। तो शुरू शुरू में क्या होता है कि जो फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर का यूज़ किया जाता है, तो जो वेरिएबल फैक्टर फिक्स फैक्टर है वो पूरी की पूरी क्षमता के साथ क्या है, काम करना शुरू कर देता है। इसलिए उत्पादन प्रोडक्शन जो है वो पहले की तुलना में ज़्यादा बढ़ता है। तो पहला इसमें पॉइंट है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, यानी कि जो फिक्स फैक्टर है उसका पूरा यूटिलाइजेशन होना शुरू हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति काम करेगा तो हो सकता है लैंड का कुछ पार्ट जो है वो खाली पड़ा रहे, दो करेंगे तो वो क्या है, धीरे धीरे उसका यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे जैसे हम उसके ऊपर क्या है, लेबर के पर्सन जो है वो बढ़ाते जाएंगे, लेबर की यूनिट बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, फिक्स फैक्टर जो है उसका क्या होगा, पूरा यूज होना शुरू हो जाएगा। इस वजह से क्या है, प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा। नेक्स्ट आता है इसमें हमारे पास, वो है इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, यानी कि एक व्यक्ति काम करेगा तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि एक व्यक्ति जो है वो लंबे टाइम तक क्या है, अकेला काम नहीं कर सकता, और वो क्या है, उसमें बोर भी ज़्यादा होगा वहाँ पे काम करते टाइम। लेकिन क्या है, जब जैसे जैसे व्यक्तियों की संख्या, लेबर के जो यूनिट है उनकी उनकी जो क्वांटिटी जो है हम बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे क्या है, जो वेरिएबल फैक्टर है उसकी एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता जो है वो भी क्या है, इंक्रीज होती जाएगी। थर्ड पॉइंट आता है बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स, यानी कि फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के बीच में जो तालमेल है वो क्या है, अच्छा होता जाएगा। तो जैसे जैसे हम क्या है, फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को लगाएंगे, वैसे वैसे उन दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, उन दोनों के बीच में जो तालमेल है, समन्वय है, वो क्या है, पहले की तुलना में क्या है, ज़्यादा अच्छा होता जाएगा, जिसकी वजह से हमें क्या मिलेंगे, रिटर्न, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर मिलेंगे। तो ये कॉजेज हैं कारक के बढ़ते प्रतिफल के। अब आता है कारक के समान प्रतिफल। समान प्रतिफल का मतलब क्या हुआ, समान प्रतिफल वो पोजीशन होती है जिसमें जो टोटल प्रोडक्ट है वो क्या है, समान दर से क्या है, बढ़ता है। यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है वो इंक्रीज नहीं होता। ठीक है, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, कारक के समान प्रतिफल यानी कि कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, टेबल जो है वो बताएगी है, यहाँ पर क्या है, हमारे पास लेबर की यूनिट है जो हमें हर बार क्या हो रही है, बढ़ रही है। लैंड जो है वो क्या है, फिक्स है, तो टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन ये कैसे बढ़ रहा है, देखो हर बार इक्वल बढ़ रहा है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, बराबर है। ठीक है, बढ़ नहीं रहा है। तो यहाँ पर क्या मिल रही है, हमें समान प्रतिफल मिल रहे हैं। तो ये इक्वल है, 5 है हर बार, देखो ये 5 10 20 5 10 15 20 25 इस तरह से बढ़ रहा है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, और जो टोटल प्रोडक्ट है वो बढ़ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये सीधी रेखा है। ये सीधी रेखा क्यों है, क्योंकि ये क्या है, समान है। तो एमपी जब बढ़ रहा हो तो ये क्या है, बढ़ती दर से बढ़ेगा। एमपी क्या है, समान हो, तो ये क्या है, समान दर से बढ़ेगा, सीधी दर से, मतलब हर बार पहले जितना ही बढ़ेगा।
और अगर एमपी डिक्रीज हो रहा हो तो ये क्या होगा, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, इस तरह से। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, डिक्रीजिंग का होगा। तो उसके बाद अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, कॉजेज़ के बारे में हम बात करते हैं, क्या कारण है हमारे कारक के समान प्रतिफल के। तो देखो जैसे जैसे हम क्या है फिक्स फैक्टर के साथ क्या है वेरिएबल फैक्टर जो हैं उनको बढ़ाते जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब क्या है फिक्स फैक्टर का पूरा यूटिलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा, मतलब वो अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करना शुरू कर देगा। उसके बाद अगर हम प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो हम प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा पाएंगे, तो वहाँ पर हमारा जो रिटर्न जो हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, कांस्टेंट रिटर्न मिलेगी। नेक्स्ट आता है आइडियल फैक्टर रेशियो, यानी कि फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के बीच में जो अनुपात है, ठीक है, वो अनुपात जो है वो क्या है, जब शुरू शुरू में हम लगाते हैं तो अनुपात अच्छा नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे हम क्या है उनको बढ़ाते जाएंगे, मतलब फिक्स फैक्टर के साथ क्या है वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे क्या है फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के बीच में जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो अनुपात क्या होता जाएगा, अच्छा होता जाएगा। अगला जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट जो है वो है मोस्ट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यानी कि जब हम फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को हम लगाते हैं तो उनकी क्षमता उस टाइम क्या होती है, कम होती है वेरिएबल फैक्टर की। लेकिन जैसे जैसे हम फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते जाएंगे तो जो वेरिएबल फैक्टर है उनकी काम करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती जाती है, लेकिन एक लेवल ऐसा आता है जब वो अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ काम करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद जो है वो हमें कौन सी रिटर्न मिलने लग जाती है, समान रिटर्न जो है वो मिलना शुरू हो जाती है। थर्ड जो पॉइंट है वो है हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, यानी कि कारक के घटते प्रतिफल। कारक के घटते प्रतिफल वो पोजीशन होती है जब फिक्स फैक्टर के ऊपर क्या है बहुत ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर लग जाते हैं, मतलब कि जब फिक्स फैक्टर के साथ हम क्या है वेरिएबल फैक्टर की ज़्यादा क्वांटिटी का यूज़ कर लेते हैं। 1 हेक्टेयर जो लैंड है उस पे क्या है 1 हेक्टेयर लैंड पे क्या है बहुत ज़्यादा लोगों को काम पे लगाएंगे, तो उससे क्या है प्रोडक्शन बढ़ने की जगह पे क्या होने लग जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, कारक के घटते प्रतिफल कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर टेबल बताई गई है, ठीक है, लेबर जो है वो वैसे ही रखनी है, लैंड भी वैसे रखनी है, लेकिन टोटल प्रोडक्ट जो है इस बार क्या हो रहा है, देखो 5 से 8, 8 से 10 यहाँ तक बढ़ रहा है ये, लेकिन देखो कितना बढ़ रहा है, 5 से 8 जब बढ़ा, पहले देखो 5 आ गया यहाँ पे, 5 से 8 जब बढ़ा तो यहाँ पर कितना बढ़ा, सिर्फ 3 बढ़ा। ठीक है, उसके बाद 8 से जब 10 हुआ तो कितना इंक्रीज हुआ, सिर्फ 2 इंक्रीज हुआ, मतलब पहले 5 इंक्रीज हुआ, फिर 3, फिर 2। ठीक है, 10 से फिर आगे 11 हुआ तो कितना इंक्रीज हुआ, सिर्फ 1 इंक्रीज हुआ, मतलब कि कुल उत्पाद जो है वो बढ़ तो रहा है, लेकिन पहले की तुलना में हर बार क्या हो रहा है, कम बढ़ रहा है। फिर यहाँ पर ये इंक्रीज होना बंद हो गया, ठीक है, और फिर हमें क्या मिलने लगी, यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न मिलने लगी। नेगेटिव रिटर्न क्यों मिलती है, जब ओवरलोडिंग हो जाती है, मतलब कि और ज़्यादा बहुत ज़्यादा व्यक्ति हम काम पर लगा देते हैं, तो उससे क्या है वो पर्सन जो है वो लेबर के यूनिट जो है वो दूसरों को डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं, तो प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होने की जगह पे क्या है डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हो गया, कांस्टेंट होने के बाद क्या हो गया, डिक्रीज होना शुरू हो गया। तो इसमें मैंने आपको बताया था सेम वही, यहाँ पर लेबर के यूनिट दिखाने हैं हमने, ठीक है, इधर टोटल प्रोडक्ट दिखाना है वाई एक्सिस पे, इधर क्या है मार्जिनल प्रोडक्ट और वेरिएबल फैक्टर दिखाने हैं। टीपी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो टीपी जो है वो क्या है बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर बढ़ने की जो रेट है वो क्या है, कम है, मतलब कि इस तरह से ये आगे चल करके जैसे नीचे की तरफ ये जाएगा वापस, तो यहाँ पर इंक्रीज होने की जो रेट है वो क्या है हर बार क्या है कुछ कम है। तो पी पॉइंट तक क्या है ये मैक्सिमम होगा, पी पॉइंट तक मैक्सिमम होगा, और जब पी पॉइंट पर होगा तो ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर एम पी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इस वजह से टी पी जो है वो किस रेट से बढ़ रहा है, घटती दर से बढ़ रहा है। और जब एम पी ज़ीरो होगा तो टी पी क्या होगा, अपने एक मैक्सिमम पॉइंट पी पर होगा, और जब एमपी जो है वो नेगेटिव हो जाएगा तब टीपी क्या है घटना शुरू हो जाएगा। तो ये हैं हमारे कारक के घटते प्रतिफल। अब हम बात करते हैं कि कारक के जो घटते प्रतिफल है, ठीक है, कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, इनके क्या कारण हैं, क्यों हमें ये रिटर्न मिलते हैं। तो इसके भी क्या है हमारे पास 3 कॉजेज हमारे पास दे रखे हैं। तो फर्स्ट कॉजेज जो है हमारे पास वो है फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर, यानी कि प्रोडक्शन करने का एक फैक्टर जो है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है, उसको चेंज नहीं कर सकते हम। जैसे कि लैंड फिक्स है,
अगर लैंड को बढ़ाया जा सकता होता तो क्या है, यहाँ पर हमें क्या है, ये घटती रिटर्न ना मिलती। यानी कि अगर हमारे पास लेबर के पर्सन ज़्यादा बढ़ गए हैं तो हम अगर लैंड को बढ़ा पाते तो हमें घटते प्रतिफल ना मिलते। तो अब ये जो हमें डिमिनिशिंग रिटर्न मिल रही है, ये क्यों मिल रही है? क्योंकि क्या है, प्रोडक्शन के कुछ फैक्टर क्या हैं, फिक्स है, जिनको बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता। तो इसमें दो कारण है, एक दो चीज़ें हैं, एक तो उनको चेंज नहीं किया जा सकता, मतलब घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। दूसरा उनका क्या है, कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, मतलब ऐसे नहीं है कि हम क्या है उसकी जगह पे क्या है कोई और चीज़ का यूज़ कर लें फिक्स फैक्टर। जैसे मशीन यूज़ कर रहे हैं हम जो फिक्स है, ठीक है। अब मान लो हमारे पास उस मशीन पे मान लो 4 व्यक्ति काम करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 5 व्यक्ति हो गए, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि उस मशीन को दे करके उसकी जगह पे हम क्या है कोई दूसरी मशीन ले आए जिस पे ज़्यादा लोग काम करें। तो चेंज भी नहीं किया जा सकता, एक तो घटाया बढ़ाया भी नहीं जा सकता फिक्स फैक्टर को, और दूसरा क्या है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल नहीं है, प्रतिस्थापन उपलब्ध नहीं होता इसका कि उसकी जगह पे किसी अन्य प्रतिस्थापन का प्रयोग कर लिया जाए। तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर। यानी कि यहाँ पर आकर के क्या होता है, लास्ट पॉइंट पे आकर के जो उत्पादन करने के जो हमारे पास फैक्टर हैं, साधन हैं, उनके बीच में जो अनुपात है, रेशियो है उनका, वो क्या हो जाता है, बिल्कुल क्या है, पुअर रेशियो जो है वो हो जाता है, बिल्कुल ख़राब अनुपात जो है वो हो जाता है, ठीक है। उनके बीच में कोई तालमेल नहीं बन पाता, कोई कोऑर्डिनेशन जो है वो नहीं बन पाता, ठीक है। और आइडियल फैक्टर रेशियो जो है वो क्या है, नहीं बन पाता, जिस वजह से हमें क्या है इंक्रीजिंग रिटर्न की जगह कौन सी मिलती है, डिमिनिशिंग रिटर्न मिलती है। तो ये हमारा पॉइंट था आज का, कारक के प्रतिफल यानी कि रिटर्न टू फैक्टर। और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, प्रवर्तित अनुपात का नियम, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा पैमाने के प्रतिफल। तो इस जो आज हमने टॉपिक किया है, उसके बाद हमारा एक टॉपिक और है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, उसके बाद जो है वो हमारा आएगा पैमाने के प्रतिफल। ओके, थैंक यू सभी का।